प्रणाम गुरुजी। ना। गुरुजी आज सोशल मीडिया की फैमिली के कुछ एक क्वेश्चंस हैं, तो उनके बारे में हमारी पूरी सोशल मीडिया जानना चाहती है, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल, ज़रूर करें। तो जैसे कि हमारा पहला सवाल हमारे पास आया था कि गुरुजी एस्ट्रोलॉजी क्या है और इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? वैदिक एस्ट्रोलॉजी महर्षि पराशर ने लिखी है। महर्षि पराशर महर्षि से। पराशर ने त्रेता युग में महर्षि पराशर महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। ओके। वहां से एस्ट्रोलॉजी का जो है जन्म हुआ है। महर्षि पराशर को वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पराशर ज्योतिष का जनक भी कहा जाता है। समय बीतने के बाद 505 ईस्वी में एक महर्षि हुए हैं, महर्षि बहरमीर। बहरमीर को वैदिक ज्योतिष का विश्व पितामह कहा गया है। ओके। उन्होंने इस प्रथा को संभाला, नए सूत्र जनजीवन को दिए, ज्योतिष को नए आयाम तक वो लेकर गए। ओके, यानी कि तभी से हमारी तभी से ज्योतिष। ये चलता आ रहा है। फिर उसके बाद अलग अलग पद्धतियों का जन्म होता गया। ओके। जैसे लाल किताब है। लाल किताब आदरणीय पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है, ओके। जो लुधियाना के पास उनका गांव था। अच्छा, लुधियाना के पास। लुधियाना जलंधर के पास उनका गांव था, नूरमहल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उनको लाल किताब का जनक कहा गया है। उनके बाद, क्योंकि लाल किताब उर्दू में लिखी गई है, अच्छा, लाल किताब उर्दू में में लिखी गई। ओरिजिनल लाल किताब उर्दू में विशेष, वो ओके। सभी को नहीं आती। सभी को नहीं। उर्दू सभी को नहीं आती। तो उर्दू को हिंदी में जो कन्वर्ट किया है, वो लाल किताब बाबा के नाम से प्रचलित, जो हमारे बड़े हैं, लाल किताब के सबसे बड़े जोशी हम उनको मानते हैं, जो पंजाब में जितने ज्योतिषाचार्य लाल किताब में काम करते हैं, वो है आदरणीय बृजमोहन शेखरी जी। अच्छा। उनको अगर हम कहें जैसे पराशर ज्योतिष में महर्षि पराशर को जनक कहें और हाँ जी। महर्षि बहरमीर को हम विषम पितामह कहें, तो मॉडर्न डेज में लाल किताब के जो जनक हैं वो आदरणीय रूपचंद जोशी जी हैं। और उनके विषम पितामह के अगर किसी को उपाधि दें तो वो हमारे सबसे बड़े लाल किताब बाबा के नाम से मशहूर पीएम शेखरी जी को हम कहेंगे, क्योंकि उन्हीं की, जब उन्होंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया, उनको पढ़ के ही हम सब ज्योतिषी बने हैं। पंजाब में जितने लाल किताब के ज्योतिषी हैं वो सभी डॉक्टर बीएम शेखरी जी के जो नोट्स उन्होंने बनाए, जो किताबें उन्होंने लिखी, उन पे 6 अध्याय उन्होंने लिखे, उनको पढ़ के सब, बस ये सब चीजें उन्हीं के आधार पे बिल्कुल ये सब चीजें चलता आसान है। अच्छा, तो अगला सवाल हमारा है गुरुजी की जन्म कुंडली कैसे बनाई जाती है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका महत्व बहुत है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, इसका बहुत महत्व है। जन्म कुंडली आपकी जन्म डेट के अनुसार बनती है। आपके जन्म में उस समय किस राशि में चंद्रमा बैठेगा, अच्छा, जन्म तारीख के हिसाब से। जन्म तारीख के हिसाब से। और मानो अगर किसी के पास कोई जन्म तारीख ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो फिर अगर उसका प्रश्न है तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से हल कर देते हैं। ओके। ठीक है ना। और हस्तरेखा के हिसाब से उसका हल कर देता है। जन्म कुंडली अगर बनाए तो उसमें जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये जन्म कुंडली जो टोटली साइंस है, ये मोशन ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, जैसे वो घूम रहे हैं, उनकी स्थिति के अनुसार उसकी गणना की जाती है। तो इसमें जन्म समय होना, जन्म स्थान होना, जन्म तारीख होना बड़ा अनिवार्य है। मेरे अगले सवाल का आंसर तो आपने भी दे दिया। मेरा अगला सवाल था कि क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस है या सिर्फ यानी कि विश्वास? टोटली साइंस है, प्योर साइंस, प्योर फॉर्म है। आज हम साइंस को किस रूप में देखते हैं, वो यही बताते हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड में जो ग्रह घूम रहे हैं, वो सभी ग्रहों का जिक्र हमारे ज्योतिष में है, ऑलरेडी है। ओके। बृहस्पति का जिक्र है, शनि का जिक्र है, शुक्र का जिक्र है, सभी ब्रह्मांड में घूम रहे, सूर्य, चंद्रमा, इन सब का जिक्र हमारे पराशर ज्योतिष में है। अपने आप में बताता है कि साइंटिफिक है। अच्छा, घरों का इंसान की हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, जिनको 12 घर बोलते हैं। लगन, अच्छा, लगन से इंसान का व्यक्तित्व देखते हैं पूरा। ठीक है। सेकंड हाउस से उसकी वाणी देखते हैं, उसका कुटुंब देखते हैं। थर्ड हाउस से उसका पराक्रम देखते हैं, उसके भाई, छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। चौथे घर से हम सुख देखते हैं, मकान देखते हैं, माँ का घर है ये। फिफ्थ हाउस से हम इंसान के बच्चों की गणना करते हैं, इसके बच्चे कितने होंगे। ठीक है। पढ़ाई की वहां से देखा जाता है, एजुकेशन कितनी होगी। ठीक है। धर्म, मतलब जैसे जनता से सुख का ये घर है। अगर किसी पॉलिटिशियन की कुंडली देखनी हो, चौथा घर जनता का है और 5वां घर जनता से सुख का भी देखा जाता है। छठा घर रोग पूरे का है, इसके ऊपर रोग कितने होंगे, इसके दुश्मन कितने होंगे, ये सारा कुछ हम जान कर्जा सकते कितना हैं। है। छठे भाव से, सातवें भाव से हम देखेंगे इसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, डेली इनकम कैसी होगी। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। ठीक है। ये अनसर्टन गेन का भी भाव है। अनसर्टन गेन।
नवम भाव धर्म का घर है, पिता का घर है, उसको भाग्यस्थान भी बोलते हैं। जन्म कुंडली में जो 10वां भाव है, 10वां घर है, वो कर्म स्थान है। कर्म को आपका प्रोफेशन क्या होगा, किस कर्म में आप जीवन चलेगा, वो 10वें घर से देखते हैं। वो सारा पता लगता 11वां घर हमारा आय का स्थान है, है, आय का स्थान है। ठीक है। 12वां घर हमारी मोक्ष का है, अच्छा मोक्ष, अच्छा आखिरी घर हमारा वो मोक्ष का। हॉस्पिटल के खर्चों का भी है। अच्छा अच्छा, बाहर जो हमारे फॉरेन ट्रेवल्स हैं, ओके 9वां घर से देखते हैं हम फॉरेन ट्रेवल, 12वें घर से देखते हैं स्थायी रूप से बस जाना, ठीक है, उसके लिए 12वां घर देखा जाता है। अच्छा तो सभी हर हर घर से हर हम। घर का महत्व आपके जीवन में बना हुआ है। तो अगला सवाल एक बहुत अच्छा सवाल आया है हमारा कि क्या एस्ट्रोलॉजी से भविष्य बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है जी। एस्ट्रोलॉजी अगर की हम बात करें तो बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, अच्छा, उसको बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकता। अच्छा देखो महर्षि पराशर ज्योतिष में ये इसका कथन दिया है। उन्होंने लिखा है कि जो हमारे ग्रह है ना, वो हमारे कर्मों की सूची है, अच्छा, कर्मों की सूची है। नीति नहीं है। बट ये, हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने ग्रहों के फल को बदल सकते हैं, इतना हो सकता है बस। हम अपने ग्रह अगर बदलने हैं तो अपने कर्म बदलने पड़ेंगे। अच्छा कर्म अगर हमें बदलने अपनी से- किस्मत बदलनी है तो अपने कर्म बदलने पड़ेंगे, अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी, अपना नेचर बदलना पड़ेगा। ज्योतिष उसको बदलने में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, बदलने में हमारी हेल्प करेगा। आपको आपकी कमियां पता लगेंगी ना, हाँ, आपकी फिर हम वो कमियों पे काम करेंगे। डॉट्स पता लगेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ करना तो आप नहीं है, हाँ, करना था हमें किस्मत अपने आप तो तो हम आपकी किस्मत कैसे बदलेंगे? ये तो आप ही ने बदलनी है, हम सिर्फ हाँ। माध्यम बनेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, अगर कोई दावा करता है किस्मत बदली जा सकती है तो फ्रॉड है, ठीक है, ठीक है। आप पता अच्छा लग जाएगा। अच्छा, क्या गुरुजी अगला सवाल था कि जो कैरियर का डिसीजन है, क्या वो पूरा एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ले सकते हैं? वो लेना ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए, अच्छा लेना चाहिए। लेना चाहिए। 10वां घर हमारे कर्म का स्थान है। कर्म स्थान में जो राशि बैठी है, जो ग्रह बैठा है, वहां पे किन ग्रहों की दृष्टि है, किस घर से संबंध है, 10वां में हम जन्म कुंडली में देख सकते हैं। ठीक है, अगर कर्म क्षेत्र को देखना हो, किसी कार्य को देखना हो, तो जरूर इस एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। जैसे कई बार हमने गुरुजी देखा है कि किसी बच्चे को ही लगा लो, उसने 10 साल किसी गवर्नमेंट यानी कि नौकरी की तैयारी करी और उसका किसी कारणवश से नंबर नहीं पड़ा, तो 10 साल के बाद वो कोई 11वें साल में ऐसे ही कोई वो बिजनेस यानी कि वैसे ही वो डाल लेता, तो उसका बिजनेस बड़ा अपार चला जाता। बिल्कुल अगर उसको पहले पता लग जाता 10 साल पहले, बिल्कुल, ऐसा हो ये सकता है? माध्यम है हमारा ज्योतिष का, इसीलिए अच्छा, बैठे हम, ओके। यही बताने के हम फैसले लेते हैं, फीस हमारी इसी के लिए कि उसको नौकरी ठीक है, करनी चाहिए या उसको, अगर 6वां घर किसी का बहुत एक्टिव हो तो उसको नौकरी ही करनी चाहिए। ओके। 6ठे घर में एक से ज्यादा तो ग्रह, कैरियर में भी एस्ट्रोलॉजी को हम बिल्कुल सहायक के रूप बहुत में सहायक ले होती है, सकते बहुत हैं। सहायक होती है, निर्णायक नहीं होती, सहायक होती है। हाँ, इनकी सहायक हाँ, हम लेके। अगर हम क्लेम करें कि निर्णायक भूमिका निभाएगी, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, सहायक हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे अगला सवाल इसी से मिलता जुलता, क्या शादी के लिए भी कुंडली मिलानी जरूरी है गुरुजी? बिल्कुल जरूरी है, मिलानी चाहिए। अगर मिला सकते हैं तो मिलानी चाहिए। देखिए उसमें गुण मिलाते हैं कुछ लोग। ठीक है, गुण के अलावा आपको जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे फीमेल की कुंडली है, उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति, पंचम हाउस, सप्तम हाउस और लगन को देखना बड़ा जरूरी है। ऐसे ही किसी अगर मेल की कुंडली है, उसमें भी लगन, पंचम और सप्तम को देखना, और साथ ही शुक्र और बृहस्पति की प्लेसमेंट देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है। ये चीजें सहायक हो जाती हैं उसके जीवन में। हाँ, सहायक हो जाती है। हाँ, और जैसे इसी में, जैसे मैंने पहले ही पूछा था, अगर बाई चांस की जैसे लड़के की कुंडली है घर वालों के पास और लड़की की कुंडली नहीं है, तो उसका कोई उपाय भाई, वो कैसे बना सकते हैं, फिर यानी कैसे मिलान कर सकते हैं? नहीं फिर असंभव है ये, अच्छा, कुंडली होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। और वो आपने बता ही दिया कि वो जब भी हमारी यानी कि वो जन्म तारीख वगैरह जन्म हो, तारीख के बिना तो उसके ऊपर। प्रश्न कुंडली से उसका हल किया जा सकता है। अच्छा वो कितना साइंटिफिक होगा इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह। अच्छा। और क्या जैसे किसी की कुंडली बच्चों के आधार पे भी बन सकती है या फिर बच्चों की माता पिता के आधार पे, ऐसा भी बिल्कुल कुछ बन है? जाती है, बिल्कुल बन अच्छा, जाती है, इसका प्रावधान है, लेकिन वो पूरी तरह से मतलब एक्यूरेट हम उसको नहीं बोलेंगे। अच्छा, वो accurate नहीं। 50 to 60% उसका रिजल्ट आते हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा वो result पूरी एक्यूरेट नहीं हो सकती। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण, एक जैसे वो कंट्रोवर्सी का एक जैसे सवाल आया गुरुजी, कंट्रोवर्सी क्या तो ना ही करो ज्यादा। क्या एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही होती है? बिल्कुल हमेशा सही होती है, हमेशा सही होती होनी चाहिए। अगर जो आपको बता रहा है उसने अच्छी तरह पढ़ा है उसको। है? अच्छा, देखो एज ए सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, ओके, ये विषय है, अगर गौर अध्ययन का विषय है, रिसर्च का विषय है। अगर डीप नॉलेज इंसान को है और वो गणना करके बताए तो
एक्यूरेट ही होती है। एक्यूरेट। बिल्कुल। और आजकल देखा जा रहा है प्ले स्टोर पे इतनी सारी हॉरोस्कोप की एप्लीकेशन आ रही है, हर मान लो बहुत सारी, तो क्या वो सारी एक्यूरेट होती है गुरुजी? ये तो उनके डिजाइनर से पूछना पड़ेगा उन्होंने कौन से उसमें फार्मूले लगा कर उनको तैयार किया। अगर उनको बनाने में अच्छा, सहायक आप क्या फार्मूले लगे सजेस्ट करते हो, एप्लीकेशन पे जाएं या फिर हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं, से जाके आप सभी उनकी फिजिकली मिले? एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी सॉफ्टवेयर से ही देखते हैं, लेकिन उनके पास फायदा ये होता है कि उनको ज्योतिष की अच्छी नॉलेज होती है। सॉफ्टवेयर से आप जो पूछोगे वही बताएंगे। जो एक सॉफ्टवेयर हाँ, में जो फीड है, जो आपने बता दिया, जो जो प्रश्न। हमने डाल लेकिन दिया। जोशी अगर आपकी जन्म कुंडली सॉफ्टवेयर से चाहिए देखिए, वो पूरी गणना कर लेते हैं 5 या 10 मिनट में। ओके। अच्छा, एक और इसमें एक सवाल आया हुआ है हमारे पास कि शनि और मंगल दोष क्या होता है गुरुजी, और क्या इसका सॉल्यूशन है? शनि का दोष, शनि की जो सबसे जो ज्यादा देखी जाती है वो जो जिससे लोग डरते हैं ज्यादा, हाँ वो जी, 7.5 और ढैया से डरते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा शनि पंचम हो, जिसे शनि की पनौती बोलते हैं, राशि से जब पंचम शनि हो, 5वें घर में हो, तो ज्यादा इफेक्ट देते हैं वो 7.5 और ढैया से भी। अच्छा, उसका इफेक्ट। जिक्र कम होता है, अच्छा अच्छा। उसको इतना समझाया बताया नहीं जाता। और उसके अलावा मंगल दोष जो आपने बताया, हाँ जी, हाँ जी। मांगलिक दोष, मांगलिक को दोष नहीं होता है, अच्छा, मांगलिक मांगलिक। योग होता है। मांगलिक तो दोष ही सुना है हमने नहीं, तो गुरुजी, योग मैंने योग तो इतने सालों की मांगलिक कि किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, ये तो इसको तो मांगलिक दोष है, इसका ये ऐसे विवाह, मान लो ऐसा कुछ। नहीं, मंगल दोष नहीं, मंगल योग होता है। मंगल जब स्पेसिफिक अच्छा। घरों में बैठ जाता है ना, 1, 4, 7, 8 और 12 में। अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो वो दूसरे और 10वें घर में भी अगर मंगल बैठा तो मांगलिक मान लेते हैं। ओके। वहां पे मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है, उस इंसान की जो एनर्जी लेवल हो बड़ा, मंगल की एनर्जी ज्यादा होगी, उसमें जोश ज्यादा होगा। ओके। वो मिलाने का इतना ही मकसद होता है कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है, अगर उसका मंगल कमजोर है तो उनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करेगी। मैच नहीं करेगी। मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया बस, ओके। बिल्कुल आसान भाषा ये। शादी को चलाने के लिए दोनों इंसानों की कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। ये तो है। अगर मंगल का प्रभाव इंसान पे ज्यादा हो तो जोश ज्यादा होगा उसमें। अगर उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं मैच करेगी तो वो अलग हो जाएगा। सवालों में एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है कि मांगलिक दोष बहुत बड़ा माना जाता है और इसको दोष ही बोलते हैं, और गुरुजी ने बताया ये दोष नहीं, ये होता है योग। योग होता है। इसको मांगलिक योग, लेकिन लोग ऐसे- इसको मांगलिक दोष ही बोलते हैं। मंगल जिनका 1, 4, 7, 8, 12 में है, सिर्फ जोशीले लोग बहुत होते हैं। जीवन को बदलने की क्षमता बहुत होती है। और कई घरों में तो हमें देखा गया, अगर किसी बच्चे को मांगलिक योग मिला है तो उसको आसपास में ऐसे कहते हैं भी ये तो मांगलिक है, मांगलिक है, मांगलिक है, इसका तो यानी कि विवाह नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा भी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल। कर्मों के लेकिन समाज में ऐसी भ्रांतियां चलती रहती है। कर्मों के फल मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मांगलिक की शादी, सभी मांगलिक की शादी लेट हो जाती है। अच्छा, वो भी लेट। अगर शनि का प्रभाव आ जाए मंगल पर, शनि लगन में आ जाए तो वैसे ही शादी लेट हो जाएगी। अच्छा। अगर शनि सप्तम में आ जाए, शनि लगन में आ जाए तो शादी लेट होगी। शनि का लगन और सप्तम से संबंध हो जाए, शादी लेट करा देते। डिले के कारक है शनि, उसमें मंगल का क्या रोल है? उसमें मांगलिक का कोई रोल नहीं। मांगलिक का सिर्फ रोल इतना ही होगा कि उसकी जोश में वो बढ़ोतरी कर हाँ, देगी। ये चीज अगर बताया कि साथी जो में जोश मांगलिक उतना नहीं है, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी, फिर वो उनकी- आगे जाके तो दिक्कत उनकी आती है। मैरिज में दिक्कतें आएंगी। और फिर कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि सेपरेशन का- इनकी शादी गलत कर दी, गलत कर भाई ये तो पहले ही मांगलिक था और बिल्कुल। बताया नहीं, बताया। इनका तलाक, डिवोर्स, जो भी वो- मान लो वो इकट्ठे हो तलाक जाए। के लिए मंगल दोष कभी पूरी तरह उसके लिए वो नहीं होता, responsible बोल नहीं नहीं होता। सकते बहुत उसको। जन्म कुंडली देखने के बाद डिसाइड किया जाता है ये सेपरेशन होगा कि नहीं होगा। हमने खुद सैकड़ों जन्म कुंडलियां देखने के बाद शादी नॉन मंगलिक टू मंगलिक कराई है और सक्सेसफुल शादी है। सक्सेसफुल शादी। बिल्कुल। अच्छा, शादी से रिलेटेड और एक आखिरी सवाल आया है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है? कुछ नहीं बतानी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल नहीं, रहता है। नहीं बताना नहीं चाहिए किसी को भी। लव मैरिज देखो, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। हम किसी के ऊपर ये अपना ओपिनियन, अपने सोच थोप नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं। मानना ना मानना उनकी मर्जी है। ठीक है। जो लव मैरिज का विषय है ना, इंटरकास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, अगर कास्ट वाइज हो फिर भी चल जाता है। ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी ज्योतिषी को इसके लिए पैसे लेने चाहिए कि मैं करवा दूंगा, मैं आपकी ग्रह दशा देख के इसको अनुकूल करा दूंगा, ये होता नहीं है। किसी बच्चे की शादी करना, वो लड़का हो या लड़की, उसका हक सिर्फ उसके माँ बाप को है, जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनको पाला पोसा। हाँ जी, कोई ज्योतिषी 5100 रुपए 11,000 रुपए लेके उसका माँ बाप नहीं बन सकता। सही कह रहे हो गुरु। और उसमें ये ज्योतिषी समाज को भी चाहिए कि ये लव अफेयर वाला जो सिस्टम उन्होंने आजकल पकड़ रखा है उसको छोड़ दें। ये गलत एक एग्जाम्पल जाता है। उनकी धारणा बनी। ज्योतिषियों का सही जो काम है, ग्रहों के साथ साथ समाज को सही रास्ते पे लाना भी होता है।
हाँ, ये भी ज़रूरी है। ज्योतिष का सही काम ये हाँ, वो भी है ना, ज्ञानी माने जाते हैं बिल्कुल समाज बिल्कुल, में। उनका पहला काम तो देखो, ये हम प्रोफेशन तो है ही है, उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी है। हमने उनको ग्रहों के बारे में नहीं बताना, वो तो हमारी ड्यूटी बताना ही है, उनको चलना भी सिखाना है, कैसे चलना ही जीवन को सिखाना। कैसे अपने रोल करें, वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, वो कैसी ऐसी कुरीतियां, कैसी ऐसी भ्रांतियां जिनको दूर करें। और लव मैरिज उनमें से एक है। हुँ। आप बताइए कितनी सक्सेसफुल होती है, रेशो देख लीजिए आप। और आजकल अगर अगर आजकल प्रचलन बहुत नहीं चल हो रहा जाता है, वो करते हैं लोग, है। जो मान जाए प्यार से, इनके माँ बाप माता पिता इसको एक्सेप्ट कर लें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन आजकल बच्चे निकल जाते हैं कि किसी की माता श्री नहीं मानते, किसी के पिता श्री नहीं मानते, हाँ, हाँ, नहीं फिर वो मानते ज्योतिषियों के पास जाते हैं। वो मैं गलत बता रहा हूँ, अच्छा, अच्छा, हाँ। वहां पर जो ज्योतिषी गलत हो जाता है, वो है ही गलत टोटली। अगर किसी मेल पर्सन की माता श्री नहीं मान रही, तो आप मान सकते हो उस घर में जो बहू बन के आएगी वो सुखी रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर किसी लड़की के माँ बाप नहीं मानते, भाई नहीं मानते, तो उस लड़के का जीवन सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है जी। आती है यानी कि जैसे रियल कहानियाँ भी बनी है 5 साल बाद, 7 साल बाद, यानी कि एक अंदर उनके रोष देखो, होता है, गुस्सा। वो इस चीज से बचा जा सकता है, इसको तोड़ा भी जा सकता है एजुकेशन से। अगर लोग एजुकेट ज्यादा हो जाएंगे तो वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। यहाँ बात अच्छी और बुरी की नहीं हो रही कि लव मैरिज अच्छी है या बुरी है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसके लिए ज्योतिषियों को अपनी जो परामर्श है वो नहीं देना चाहिए, वो परामर्श नहीं देना चाहिए। उसे बोल देना चाहिए कि अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। नहीं देना। आपने एक बीच में एक चीज़ कही थी वैसी कि अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, जातीय हो तो इसमें क्या जैसे इंटरकास्ट इंटरकास्ट में, उसमें देखो, एक तो रेशो ज्यादा इसमें सक्सेसफुल होने की। इंटरकास्ट में इक्का दुक्का चल जाते हैं, कोई कि उसको बढ़िया स्पाउस मिल गया, नहीं, कोई वैदिक भी कोई ऐसा रीजन है कि हमें अपनी जाति से अलग जाके या अपने धर्म से अलग देखो, जात जाके? सिस्टम तो था ही ना, इंडिविजुअल डेविड, हम गलत दिशा में ले जाएंगे, चलो मैं बोल देता हूँ। हाँ जी। ये बड़ी नहीं आजकल जैसे अध्ययन का चल विषय भी हो जाएगा और एक कंट्रोवर्सी भी हम खड़ी कर देंगे। नहीं, 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 हाँ जी। हिंदुस्तान में कभी जाति सिस्टम था नहीं, वर्ण सिस्टम था, ओके, वहाँ वर्ण सिस्टम। ठीक है ना। एक अपना ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र क्षत्रिय और शूद्र, हाँ, क्षत्रिय और शूद्र, ये समाज की प्रणाली है जीवन शैली चलाने की। आप ये मुझे बताएं कि ऐसा कोई देश है जहां पर साइंटिस्ट नहीं है? लगभग हर देश में होंगे साइंटिस्ट होंगे, हाँ, साइंटिस्ट होंगे, जरूर मिलेंगे। ब्राह्मण मिल गए दिमाग वाले, अच्छा, ठीक है। ठीक है। ऐसा कोई देश है जो सेना से रहित है? नहीं, सेना तो सभी के पास है। क्षत्रिय भी आगे। ऐसा कोई देश है जिसमें बिजनेस ना होता हो? नहीं है, बात को छोड़ दीजिए आप, हर देश में होता है बिजनेस। तो वैश्य भी आगे। हाँ, ऐसा कोई देश है जहां पर सर्विस क्लास ना हो? नहीं है, सर्विस क्लास के बिना शूद्र काम भी नहीं आगे। चलता। हाँ, वर्ण सिस्टम है, जाति सिस्टम नहीं है। वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम हमेशा था और रहेगा। जाति सिस्टम ना कभी था, ये बीच में आ चुका है, ये खत्म भी हो जाएगा बड़ी जल्दी। इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन इज द ओनली की। और कोई सवाल है आपको? धन्यवाद। इसे हम कंट्रोवर्सी खड़ी करें। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी के, और ऐसे ही आज ये पूरी प्रश्नों की लिस्ट, ये सोशल मीडिया पे जो हमें कमेंट्स आए थे और जिन्होंने हमें पर्सनल मैसेज किए थे कि हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। आपका भी कोई अगर सवाल है तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो हमारी उसी के ऊपर होगी। और आपको भी अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड, अपने कैरियर से और खासकर शादी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी भ्रांति है, तो आप आचार्य जी से पता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, और इनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।